हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस beloved चैनल beloved साइकोलॉजी। हमारा चल रहा है क्लास 11 का चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी, जहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट वो मेथड्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 मेथड्स हैं। पिछले दो क्लास में हमने 4 मेथड्स कवर किया है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, देन को रिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च। ये 4 मेथड्स को हमने देख लिया। अभी हमारे पास 2 और मेथड्स बचा है, जिसमें एक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और दूसरा है केस स्टडी। तो हम आज इन्हीं को देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपको ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो जाना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर मैंने इस जो वीडियो है, ये जो नोट्स है, इनको शेयर कर दिया है। ओके, सो अलग अलग जैसे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि हम ऑब्जर्व करके डेटा निकालते हैं। फिर हमने सर्वे मेथड में देखा कि कैसे हम सर्वे करके डेटा निकालते, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसकी क्या ज़रूरत है, या फिर इससे हम किस तरीके के डेटा को निकालते हैं। जहाँ पर साइकोलॉजी वर्ड आता है वहाँ पे आपका माइंड आएगा ऑफ कोर्स। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमारे हैं, हमारे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न क्या होगा, थिंकिंग क्या होगा, इमोशंस, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकल टॉपिक्स है, उनको हम टेस्ट करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। समझ आ गया बात ना। अब हम देखते हैं कि आपके नोट्स में लिखा क्या है। ओके, so assessment of individual difference has remained one of the important concern of psychology from the very beginning। और यही से हमारा क्लास 12 शुरू भी होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान में अलग अलग किस तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं और इंडिविजुअल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये हम 12 के स्टार्टिंग में देखते हैं। ओके, सो इसी तरीके से अलग अलग इंसान में जो इंडिविजुअली डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है यानी एक इंडिविजुअल जो दूसरे इंडिविजुअल से जो डिफरेंट है, उस चीज़ को एसेस करना साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके के टेस्ट निकाला है, जिससे कि वेरियस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेस्ट करते हैं। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो टेस्ट है ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी आप ऐसे ही कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उनका पर्पस क्या है या फिर उनका यूज़ क्या है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जो पैराग्राफ है ये लिखना है। अब इसका यूज़ क्या है, पर्पस क्या है? पर्सनल सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग, गाइडेंस, डायग्नोसिस, इन सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसका यूज़ होता है, गाइडेंस क्लिनिक्स पे, इंडस्ट्रीज़ पे, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी जगह पे इसकी यूज़ है। ओके, अब इसकी ऑब्जेक्टिविटी देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटी है क्या? तो साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी बताता है द फैक्ट दैट इफ 2 or more researcher administered a psychological test on the same group of people, both of them would have come up with more or less same value for each person in the group। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। समझ में आई ना बात? कि अगर एक ही टेस्ट को दो अलग अलग टेस्टर भी कर रहे हैं, दो अलग अलग रिसर्चर भी कर रहे हैं, तब भी जो रिजल्ट है वो मोर और लेस, ज़्यादा और कम, सेम आएगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर आपको पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी बताओ, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर एक ही टेस्ट को 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिसर्चर भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तभी जो रिजल्ट है वो ज़्यादा और कम, मोर और लेस, सेम वैल्यू का आएगा। देन in order for a psychological test to become objective measure, it is essential for the items should be ordered in such a manner that they communicate the same meaning to different readers। तो वही बात है कि डिफरेंट लोग अगर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, और अगर डिफरेंट लोगों के पास भी टेस्ट जाना चाहिए तो वो भी सेम चीज़ को ही कम्युनिकेट करना चाहिए। यानी किसी को लगेगा कि ये टेस्ट मेरे को इंटेलिजेंस मेजर करके देगा, तो दूसरे बंदे को नहीं लगना चाहिए कि ये एप्टीट्यूड मेजर करेगा, उसको भी लगेगा कि इंटेलिजेंस ही मेजर करेगा। समझ में आई बात? ऑल्सो द इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट टेकर्स अबाउट हाउ टू आंसर द टेस्ट शुड बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। ऑल्सो जो टेस्ट ले रहा है और जो टेस्ट देने वाला है, तो जो लेने वाला है टेस्ट, उसको जो टेस्ट देगा, उनको
जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एडवांस में देना चाहिए। एंड इसके साथ साथ द प्रोसीड्यूर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट सच एज एनवायरमेंटल कंडीशन, टाइम लिमिट, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इंडिविजुअली होगा या ग्रुप में होगा, शुड बी स्पेल्ड यानी पहले से बता देना चाहिए। एंड द प्रोसीड्यूर फॉर स्कोरिंग द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स नीड टू बी डिस्क्राइब, और किस तरीके से आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप उनका रिजल्ट कलेक्ट करोगे, टेस्ट का रिजल्ट कैसे दोगे, किस तरीके से उनकी जो स्कोर है वो पता चलेगा, ये सारी चीज़ें भी उनको पता लगना चाहिए, बता देना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमको 4 पॉइंट मिला है। पहली बात तो रिजल्ट सेम होना चाहिए, दूसरी बात है कि सेम मीनिंग कम्युनिकेट करना चाहिए, देन जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले दे देना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ कैसे होगा और कितना टाइम लिमिट है, किस कंडीशन में होगा, किस तरीके से आप स्कोरिंग करोगे, ये सब कुछ उनको पहले से बता देना चाहिए। ओके, या फिर इससे आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर एक टेस्ट को ऑब्जेक्टिव होना है तो क्या क्या मतलब उसमें फीचर्स होने चाहिए, या फिर एक टेस्ट कब ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाता है, या फिर नॉर्मली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की ऑब्जेक्टिविटी के बारे में अगर बताओ, इस तरीके से सवाल आता है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी कहीं पे भी आता है तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब एट्रीब्यूट का मतलब पता है ना आपको, एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। जैसे हम कोई नया फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं इसकी बैटरी लाइफ क्या है, मतलब कितनी है, डिस्प्ले कैसी है, कितना डिस्प्ले का साइज़ है, ये सारा कुछ देखते हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी है, ये सब कुछ देखते हैं, स्टोरेज वोरेज कितना रैम है, कितने, वो सारे कुछ हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ, फ़ोन का फीचर्स होगा, यानी ये चीज़ें क्या हुई, फ़ोन के एट्रीब्यूट्स हुए। सेम एज जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसके भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम अभी देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। तो जो स्कोर आ रहा है वो अगर अलग अलग बाई एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट और टू डिफरेंट ओकेजन, तो अगर एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइम पे एक ही टेस्ट को कर रहा है या फिर एक ही टेस्ट को दे रहा है, तब उनका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए या फिर वो स्कोर सेम होना चाहिए। मतलब अगर मानो कोई सामान है, अब 2-3 आदमी उस सामान को लिया है और तीनों को एक ही जैसा फ़ायदा हुआ है, मतलब क्या है कि वो सामान रिलायबल है ना। सेम इसी तरह एक ही टेस्ट को एक ही आदमी ने 2-3 बार किया है लेकिन रिजल्ट उसका सेम है, तो क्या है कि ये टेस्ट ठीक है, रिजल्ट सेम दे रहा है अलग अलग सिचुएशन पे भी, तो ये क्या है, रिलायबल है। ओके, देन वी कैन कंप्यूट टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी which indicates that temporal stability or stability of the test score over time. It is computed by finding out coefficient of correlation between the two sets of score on the same set of person. तो वही बात है कि जिस तरीके से दो अलग अलग ओकेशन में सेम रिजल्ट देगा, सेम इसी तरीके से अगर हमने एक बार टेस्ट किया फिर रीटेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, तभी जो स्कोर है उसकी स्टेबिलिटी सेम होगी। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है, इसको मैंने जब कोरिलेशनल सर्वे रिसर्च का पढ़ाया था तब बताया था कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो कोरिलेशनल कॉन्सेप्ट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर कोरिलेशनल कोफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू है +1 से -1 तक जाती है। और क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या ये अप होने से ये भी अप होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर ये अप होने से ये डाउन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर कितना है। अगर ये अप मानो 2% से हो रहा है तो क्या ये अप 2% से हो रहा है, तो अगर दोनों के तरफ सेम ही चेंजेस है तो कोरिलेशनल जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। अगर ये जो है 5% से ऊपर जा रहा है और ये 7% से ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो कोफिशिएंट है वो प्लस में आएगा। सेम एज ये 5% से ऊपर जा रहा है और ये 7% से नीचे गिर रहा है, तो जो कोरिलेशनल कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में जाएगा, है ना। तो यही बात है। ओके, अभी एक और तरीके से हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसका मतलब है डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट आइटम्स ऑफ अ टेस्ट इफ दे आर फ्रॉम द सेम डोमेन शुड कोरिलेट विद ईच अदर। अब ये बात है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर
एक टेस्ट को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दें, है ना, मतलब स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट कर देना यानी डिवाइड कर देना, या फिर दो अलग अलग टेस्ट को हम अगर एक साथ लें और उनको अलग अलग तरीके से उनके रिजल्ट को हम कंपेयर करें या फिर उनके जो स्कोर को कंपेयर करें, मतलब हाफ में स्प्लिट करके किसी भी टेस्ट को हाफ में स्प्लिट करके हम देख सकते हैं कि क्या वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं, या फिर मानो दो टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है और उनको हम स्प्लिट करके अलग अलग करके ले रहे हैं, लेकिन वो दोनों टेस्ट सेम डोमेन के ही है। मानो एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के, जैसे हमने पढ़ा था ना, एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए कितने टेस्ट हैं हमारे पास, तो एप्टीट्यूड के अगर टेस्ट है तो एप्टीट्यूड तो एक डोमेन हो गया, अब उस डोमेन का टेस्ट 1 है और उस डोमेन का ही टेस्ट 2 है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही डोमेन के अगर दो टेस्ट है उनके भी रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए या फिर सेम ही होने चाहिए, सिमिलर, या फिर वैल्यू जो है, स्कोर का वैल्यू जो है वो स्टेबल ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब मुद्दे की बात है, रिलायबिलिटी यही है कि अलग अलग जगह पर भी, अलग अलग सिचुएशन में भी, अलग अलग लोगों के ऊपर भी, या फिर एक ही डोमेन के दो अलग अलग चीज़ भी अगर सेम रिजल्ट दे रहे हैं तो वो रिलायबल है। जैसे एक ही कंपनी के फ़ोन होते हैं दो अलग अलग मॉडल के, तो अगर दोनों ही मॉडल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो ये जो कंपनी है फ़ोन का, ये रिलायबल है। समझ गए ना, यही बात है। अब इसको बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट में घुमा के फिरा के बोल रहा है, लेकिन कहने की बात यही है। ओके, देन इफ दे आर फॉर डिफरेंट डोमेन, अगर डोमेन ही डिफरेंट है, जैसे एक एप्पल हो गया एक ऑरेंज हो गया, देन दे वुड नॉट, तब वो रिलायबल नहीं होंगे और तब वो क्या करेंगे, मतलब जो रिजल्ट है वो सिमिलर नहीं होंगे। फॉर फाइंडिंग आउट इंटरनल कंसिस्टेंसी द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स employing odd even method, items like 1 3 5 in one group and 2 4 6 in another group, and correlation is computed between the score of odd and even items। तो इस तरीके से अगर हम एक ही डोमेन के दो अलग अलग टेस्ट लेते हैं, जैसे मानो टोटल 6 टेस्ट है, एक तरीके से मान लेते हैं 6 टेस्ट है, तो एक तरफ जो ऑड नंबर है 1 3 और 6 ये आएगा, और दूसरी तरफ इवन नंबर 2 4 6 आएगा, और इस तरीके से हम अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेस्ट को कंप्यूट करके उनके जो रिजल्ट है उनको हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर होते हैं तो वो टेस्ट रिलायबल है, अगर नहीं होते तो टेस्ट रिलायबल नहीं है। अब नेक्स्ट इज़ वैलिडिटी। वैलिडिटी बहुत ही सिंपल है। रिलायबिलिटी मतलब अलग अलग टाइम पे भी सेम रिजल्ट, और वैलिडिटी का मतलब जो बोल रहा है वो दे रहा है कि नहीं। जैसे फ़ोन ने अगर प्रॉमिस किया है कि हमारी जो बैटरी लाइफ है वो मानो 8 घंटे की है, अगर आप फुल चार्ज एक बार करोगे तो 8 घंटे तक लगातार चलेगा, आप जितना भी गेम खेलो, ये करो वो करो। सो क्या वो 8 घंटे तक का सच में बैटरी लाइफ दे रहा है? अगर दे रहा है तो वो वैलिड है, यानी जो बोलना है वो किया है तो वो वैलिड है, और वो जो बोला है वो बार बार करते आया है कंसिस्टेंटली, तब वो रिलायबल है। बस दैट्स इट। ओके, सो फॉर एग्जांपल, constructed of a test of mathematics achievement, whether the test is measuring mathematical achievement, for example language proficiency। तो अगर एक टेस्ट बोल रहा है कि मैं मैथ्स को मेजर करूँगा, मैथमेटिकल एबिलिटी मेजर करूँगा, तब जाकर क्या वो हम मैथ्स को ही अचीव, मतलब मैथ्स को ही मेजर कर रहा है या फिर लैंग्वेज को कर रहा है? अगर मैथ्स को कर रहा है तो वो वैलिड है, अगर लैंग्वेज को कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। यानी डज इट मेजर वाट इट क्लेम्स, जो वो क्लेम करता है क्या वो करता है कि नहीं, यानी अपने जो वादे हैं वादे पर खरे उतरता है कि नहीं। अगर वादे पर खरे उतर जाता है तो वो वैलिड है, और बार बार वादे पर खरे उतरता है देन वो रिलायबल है। सिंपल। ओके, देन नॉर्म्स। नॉर्म्स तो बेटा क्या है कि कुछ स्टैंडर्डाइज सेट होते हैं, मतलब नॉर्म्स का वही बेसिक मतलब होता है रूल्स। So a test become a standardized test when norms are developed for the test. Norm is normal or average performance of the group, and then their average performance standard is set based on their age, sex, place of residence. It also helps in interpreting individual score obtained on a test. तो नॉर्म्स का मतलब जैसे बच्चे का एज या फिर जेंडर या फिर किस जगह पे रहता है वो सब देख के एक बेसिक रूल बनाया जाता है कि हो सकता है अगर मानो 50 का टेस्ट है, एक नॉर्मल मान लेते हैं कि 50 मार्क्स का एक टेस्ट है, मैं ऐसा नहीं होती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोलती हूँ। 50 मार्क्स का है तो उनकी जो एज है, उनका जो जेंडर है, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, उनको देख के
हमने एक नॉर्मल या फिर एवरेज परफॉर्मेंस बना दिया कि इस ग्रुप का एवरेज परफॉर्मेंस तो 30 ही आएगा, 30% आएगा, या फिर टोटल अगर 50 है तो 50 में से हो सकता है कि 30 मार्क्स को ही वो लोग स्कोर कर पाए। तो ये एक नॉर्म्स हो गए। अब हम इसके ऊपर टेस्ट को करके देखेंगे क्या वो नॉर्म सही बैठता है या नहीं बैठता है। ओके, देन टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी अलग अलग टाइप्स हैं। सो ये स्पेसिफिकली हम देखेंगे ये जो टेस्ट है इनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो ये क्लासीफाई होते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कि किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और डिफ़िकल्टी लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेशन माने हम क्या इंडिविजुअली करेंगे या ग्रुप में करेंगे। सो लैंग्वेज में हमारे दो तरीके से आते, सॉरी 3 तरीके के आ जाएंगे बेटा। पहला इज़ वर्बल, जहाँ पर आपको कुछ वर्बली बोलना है या फिर लिखना है। देन नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आप सिंबल और पिक्चर्स के यूज़ करोगे जहाँ पे आपको बोलना नहीं है, लिखना नहीं है। एंड देन परफॉर्म्स, परफॉर्मेंस का मतलब है आपको परफॉर्म करना है। वही है, कोई मूवमेंट करोगे जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को चाहे मूव करोगे या कुछ भी करोगे, मतलब कुछ परफॉर्मेंस करोगे, कुछ मूवमेंट करोगे। ओके, देन हम कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि क्या हम इसको इंडिविजुअली करते हैं। इंडिविजुअली का मतलब क्या है, 1 पर्सन एट अ टाइम। और यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो फेस टू फेस टेस्ट लेते हैं। जैसे कि एक ही बंदा एक बंदे से टेस्ट ले रहा है तो वो आमने सामने बैठ के आराम से ले लेगा। एंड ऑन द अदर हैंड ग्रुप क्या होगा, ग्रुप आर लाइक लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम। ज़्यादातर ग्रुप को एक बार में लिया जाएगा टेस्ट, और यहाँ पे जो आंसरिंग है वो ज़्यादातर टाइम रिटन होता है। और ग्रुप टेस्ट बहुत ईजी होता है क्योंकि ये थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जो आंसर्स है उसमें सर्टेन लिमिटेशंस होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल अटेंशन नहीं दे रहा है, किसी को कोई स्पेसिफिकली अटेंशन नहीं दे रहा है, स्पेसिफिक फेस टू फेस नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो आंसर्स होते हैं वो फेक होते हैं या फिर उतना लोग ध्यान नहीं देते, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक और बचा है डिफ़िकल्टी लेवल पे। सो डिफ़िकल्टी लेवल में अलग अलग टेस्ट है भाई, इस पे ये इम्पॉर्टेंट है या फिर ये थोड़ा टफ भी है, इसको जान लो। तो ये जो क्लासिफाइड होती है स्पीड और पावर में। अब स्पीड का तो पता ही है कि आप कितना स्पीडली मानो मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। सो इन ए स्पीड टेस्ट टाइम लिमिट विद इन विच द टेस्ट टेकर इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल आइटम्स। कि आपकी स्पीड कितनी है, क्या आप जो टाइम लिमिट सेट किया है उस टाइम लिमिट के अंदर सारे सवालों के जवाब क्या आप दे सकते हो या नहीं। ये जो टेस्ट है ये देखता है कि आपने कितना टाइम लिया टू आंसर ऑल दी आइटम्स करेक्टली। यहाँ पे देखते हैं कि आपने टाइम कितना लिया, आपकी स्पीड कितनी है। इन ए स्पीड टेस्ट ऑल द आइटम्स इन द सेम डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। तो एक स्पीड टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होगा या फिर जो भी आइटम्स होगा वो एक ही डिफ़िकल्टी लेवल के होगा, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखी जाएगी कि आपकी स्पीड कितनी है, आपने टाइम कितना लिया है उस टेस्ट को करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे पावर टेस्ट होगा, पावर में क्या होगा कि आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, आपकी पावर देखी जाएगी। बाय अलाउइंग सफिशिएंट टाइम दिस टेस्ट डू नॉट हैव एनी टाइम लिमिट। और पावर टेस्ट में कोई टाइम नहीं होता है, इस पर सिर्फ देखी जाती है कि आपकी पावर कितनी है, आपकी क्या कहते हैं मतलब एबिलिटी कितनी है। इस पे ज़्यादातर जो टेस्ट आइटम होते हैं वो जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में होता है। मानो पहले 3 डिग्री का डिफ़िकल्टी हुआ, फिर 6 डिग्री का हो जाता है, फिर 9 डिग्री का, इस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। बट स्पीड टेस्ट में सारे ही सेम, जैसे अगर 3 डिग्री है तो ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, इस तरीके से सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है स्पीड में। और पावर में आपकी डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और अगर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई इंसान अनएबल टू सॉल्व द 6th आइटम, शी और ही विल हैव डिफ़िकल्टी इन आंसरिंग द सब्सिक्वेंट आइटम। तो अगर मानो टेस्ट लेवल 1 से लेकर 10 तक के चीज़ों को टेस्ट कर रहा है और कहीं 6 पे जाके अटक गया है, तो चांसेस है कि जो बाद में जो आइटम्स आएंगे उसको भी करने में उसको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि 6 से ज़्यादा जब वो 7वां पे जाएगा तो 6 से और ज़्यादा टफ हो जाएगा 7वां, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ओके, देन कुछ नोट्स है बेटा, आप पढ़ लो, फिर हम केस स्टडी पे जाएंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड पावर। तो ज़्यादातर जो टेस्ट होता है उसमें स्पीड और पावर दोनों चीज़ होती है। एंड डेटा शुड बी कंबाइंड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, पास्ट परफॉर्मेंस। और जब भी हम किसी के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं
तो ये कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं होते, हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ हम देखते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी, और फिर इस क्लास को हम आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक क्लास होगा जिस पे हम एनालिसिस ऑफ डेटा पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर। अब केस स्टडी का मतलब तो पता ही है, आपने हर जगह केस स्टडी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, मोबाइल में देखते हो, हर जगह देखते हो। केस स्टडी का मतलब है किसी भी इंसिडेंट के बारे में, कोई भी अगर घटना घटती है तो उसके बारे में मतलब उसके आगे क्या हुआ है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है, फिर पूरी कहानी पता करके फिर बाहर से कुछ कंक्लूजन निकालना। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे केस स्टडी देखते हो तो समझ ही गए होंगे केस स्टडी क्या है। बट आपको अगर एकेडमिक्स में लिखना है तो यूट्यूब वाली चीज़ें नहीं होगी, आपको पता रहना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर जो है वो फोकस करते हैं केसेस जो कि किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे सकती है, या फिर कोई नई लर्निंग दे सकता है, या फिर कोई ऐसा फेनोमेना जो कि थोड़ा कम समझा गया है, और उसको अगर हम किसी केस को लेके समझाने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। इन चीज़ों के बारे में साइकोलॉजी में केस स्टडी होती है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कोई इंडिविजुअल के बारे में हो सकता है, किसी ग्रुप के बारे में होता है, इंस्टीट्यूशन, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स, इन सब के बारे में केस स्टडी करते हैं। ओके, जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा ना, सीरियल किलर के वजह से केस स्टडी, या फिर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसका पूरा केस स्टडी, या फिर किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ट्रेजेडी हो गई है उसके बारे में पूरा केस स्टडी, यही सब है। ओके, सो एक केस स्टडी एम्प्लॉयज मल्टीपल मेथड्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब एक जो केस स्टडी है ये सिंगल एक मेथड है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इंटरव्यू होता है, हो सकता है कि हमको किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, तो वो अब नहीं रहे तो हम उनके जो घर वाले हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर हम उनको ऑब्जर्व करके उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हैं उनका फ्रॉम वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेस हु इन सम वे और अदर माइट बी एसोसिएटेड विद द केस एंड कैन प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं उन लोगों का जो इस इंसिडेंट से जुड़े हैं, ताकि हम और ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, देन केस स्टडी जो है वो किस चीज़ को समझने में हेल्प करती है? पहली बात तो फीलिंग्स को समझने में हेल्प करती है। जैसे मानो एक सीरियल किलर के बारे में केस स्टडी है, तो उसके फीलिंग्स क्या होंगी, क्यों वो एक सीरियल किलर बन गया है। जैसे वो एक मीम आता है ना कि विलियंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो वो किस तरीके से एक विलियन बना, ये जो किलर है ये किस तरीके से एक विलियन बना, ये एक स्टोरी हो सकती है। देन फैंटेसीज, होप्स, फेयर्स, ट्रॉमा, फिर पेरेंटिंग किस तरीके की होती है, एंड सो ऑन। इससे हम इंसान के माइंड को समझ सकते हैं, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, और ओवरऑल हमें एक डिस्क्रिप्शन मिलता है ताकि हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जान सकें। केस स्टडी इज़ अ वैल्यूएबल रिसर्च टूल इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे एक टेस्ट है फ्रूट्स इनसाइड ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच, पाइगेट्स थ्योरी, ये जो अलग अलग थ्योरीज है, साइकोडायनेमिक अप्रोच, ये जो थ्योरीज है ये सब क्या है, केस स्टडी, डिफरेंट केस स्टडी के ऊपर बेस्ड करके ही बना है। यानी जैसे साइकोडायनेमिक अप्रोच में उन्होंने कुछ अप्रोच दिया है, कुछ थ्योरीज दी हैं, पाइगेट्स ने कुछ थ्योरी दिया है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने अलग अलग लोगों के ऊपर स्टडी किया, केस के ऊपर स्टडी किया, फिर जाके कुछ कंक्लूजन निकाला है, और फिर जाके हमको कोई थ्योरी दी गई है। ओके, अब यहाँ पे एक नोट से बेटा ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। सो मल्टीपल मेथड्स एंड सोर्सेस होती है। सो कई बार क्या होती है कि केस स्टडी को देखने के लिए मल्टीपल मेथड्स हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा जहाँ पर वेरियस मेथड, सोर्सेज एंड इन्वेस्टिगेटर भी अलग अलग होते हैं, मेंटेनिंग ए क्लियर चेन ऑफ एविडेंस। और हम जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं उनको बहुत ही क्लियरली रखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, और साथ के साथ ट्रायंगुलेशन इंक्रीज कॉन्फिडेंस। जब भी क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेथड हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इस पे
मतलब इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कलेक्ट करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है. बट रिलाइंग ऑन मोर देन वन मेथड हेल्प्स ओवरकम इंडिविजुअल्स लिमिटेशन. तो यही पे है कि एक इंडिविजुअल जो कर सकता था, हो सकता है उससे थोड़े कुछ छूट जाते, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल मोर देन वन मेथड का हम अगर यूज़ करेंगे या फिर मोर देन वन इंडिविजुअल अगर उस केस पे काम करेंगे तो क्या होगा, कोई चांसेस नहीं रहेगा किसी भी चीज़ के छूटने का. इफ़ डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस सिमिलर लेजर द फाइंडिंग्स आर मोर ट्रस्टवर्दी. और अगर यहाँ पे हम अलग अलग इंडिविजुअल को छोड़ देते हैं, अलग मानो मेथड्स लेते हैं, और अगर सेम मेथड में रिजल्ट जो है वो सेम ही निकल के आता है, तो क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूशन आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, वो लोगों के लिए विश्वास करने के लिए आसान होगा, क्योंकि सेम ही रिजल्ट सब कुछ दे रहा है, यानी यही चीज़ सही होगा. सो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आपको बहुत सही लगा होगा क्लास. और अगर कुछ भी गलत लगता है, अच्छा समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हो. और साथ के साथ एक फीडबैक फॉर्म मैंने दिया है, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल के पोस्ट पर जाओ और उस फीडबैक फॉर्म को आप लोग फिलअप करो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ला नोट्स के लिए. थैंक यू.